नमस्कार। आज हम NCERT क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर अर्थात द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने इसी क्लास 11th में और इससे पहले वाली क्लासेज में हमने द्रव्य के बहुत सारे भौतिक गुणों को पढ़ा है। हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जाना है, हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी जाना है। तो इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम कुछ देखें तो ये एक अणु के गुण ना होकर ये उनके बहुत सारे अणुओं के समुच्चय के गुण होते थे, अर्थात ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ दिखाते थे, ये एक स्थूल गुण होते थे। एक और बात ये हम समझना चाहेंगे कि ऐसे बहुत से गुण हैं जिनमें विशेषतः भौतिक गुण हैं जो द्रव्य की अवस्था पर निर्भर करते हैं। आप एक बार फिर ध्यान से सुने और समझें कि बहुत सारे भौतिक गुण द्रव्य की अवस्था पर निर्भर करते हैं। द्रव्य की अवस्था यदि ठोस है, द्रव है और गैस है तो इन गुणों में कुछ कुछ परिवर्तन आ जाता है। रासायनिक गुणधर्म एक ही रहते हैं, हालांकि उनकी अभिक्रिया की दर बदल जाती है। तो हमें द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ते समय जहां हमें ठोस, द्रव और गैस इन पर विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं कि द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ हम केवल 3 अवस्थाओं पर विशेष जोर देंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो इन अवस्थाओं में जैसा कि मैंने पहले कहा कि भौतिक गुणधर्म अवस्थाओं के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, या हम कहें प्रावस्था के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तब आप कहेंगे प्रावस्था क्या है? प्रावस्था वह है जो फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली सेपरेबल एंड सेम इन कंपोजिशन। बात को समझने की फिर कोशिश करें कि प्रावस्था क्या है। प्रावस्था वह है जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, यांत्रिक रूप से पृथक की जा सके और संगठन में एक समान हो। उदाहरण के रूप में समझें, जैसे मान लीजिए जल है, यदि वो ठोस अवस्था में है तो क्या होगा, वो बर्फ अवस्था में होगा, द्रव में द्रव जल अवस्था में होगा और गैसीय अवस्था में वो वाष्प अवस्था में होगा। ये जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस जिसको हम बर्फ के रूप में कह रहे हैं, द्रव जल और तीसरा वाष्प, ये जो 3 अवस्थाएं हैं ये कैसी हैं? फिजिकली डिस्टिंक्ट है, भौतिक रूप से सुस्पष्ट है, मैकेनिकली सेपरेबल, इनको हम अलग कर सकते हैं, एंड सेम इन कंपोजिशन। यदि तीनों में हम देखें तो इनका कंपोजिशन तीनों में H2O है। तो यह हम जितने भी गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, वह हम विशेष उल्लेख करेंगे इन प्रावस्थाओं का कि ठोस प्रावस्था है, गैस प्रावस्था है अथवा वह द्रव प्रावस्था है। द्रव्य की अवस्थाएं, पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं होते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। द्रव्य की भौतिक अवस्था उसके अंतर अणुक बलों की प्रकृति, आणविक अन्योन्य क्रिया, कणों की गति पर ऊष्मीय ऊर्जा का प्रभाव आदि पर निर्भर करती है। समझने का प्रयास करें। जैसा कि हमने पहले कहा कि भौतिक अवस्था जैसे ही परिवर्तित होगी, रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित नहीं होते। भौतिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं परंतु रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित नहीं होते, यद्यपि उनकी अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो सकती है कि ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में उनकी अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर अलग अलग हो सकती है। और दूसरी बात ये कि किसी भी द्रव की भौतिक अवस्था 2-3 बातों पर निर्भर करती है। एक तो अंतर अणुक बलों की प्रकृति, वो जो अवस्था है उसमें अणुओं के मध्य किस प्रकार के बल उपस्थित हैं। नंबर 2 आणविक अन्योन्य क्रिया, तो उनके मध्य अणु किस प्रकार से आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं या अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। और तीसरी बात कि उनके जो प्रावस्था में जो अणु या परमाणु उपस्थित हैं उनके कणों की गति पर ऊष्मीय ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन तीनों बातों पर किसी भी पदार्थ की या किसी भी द्रव्य की भौतिक अवस्था निर्भर करती है। अंतर अणुक बल, अन्योन्यकारी कणों, परमाणुओं अथवा अणुओं के मध्य आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल को अंतरा अणुक बल कहते हैं।
अंतरा अणु बलों को वांडरवाल बल भी कहते हैं। ये वांडरवाल बल 3 प्रकार के हैं, प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल, द्विध्रुव बल और प्रेरित द्विध्रुव बल। इसको हम फिर समझने का प्रयास करें। जैसा कि हमने पहले कहा कि अणुओं के मध्य जो भी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होंगे उनको अंतरा अणु बल कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज या अंतर अणु बल। आप याद करो, यदि हम परमाणुओं के मध्य बंध की बात कर रहे थे तो हमने पहले कहा था कि इनके मध्य सहसंयोजक बंध होता है, आयनिक बंध हो सकता है, धात्विक बंध हो सकता है या उपसह संयोजक बंध हो सकता है। लेकिन यह हम बात कर रहे हैं किसके, अणुओं के मध्य। तो अणुओं के मध्य जो बल आपस में लग रहे हैं, जो उनको आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर रहे हैं, वो अंतरा आणविक बल कहलाते हैं या अंतरा अणु बल कहते हैं। इसका मतलब ये बल क्या हुए, अणुओं के मध्य के बल। अब ये बल के उनको वांडरवाल बल भी कहते हैं। ये जो बल है वो 3 प्रकार के हैं। इनमें हम सबसे पहला जो देखेंगे वो है प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल। समझने की कोशिश करें। ये उन प्रकार के अणुओं के मध्य लगता है जिनमें जो सममित होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, उनमें इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र का सममित द्विवितरण होता है। अब यहाँ आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि इसमें धनावेश एक जगह केंद्रित है और बाहर की तरफ मान लीजिए ऋणावेश है। तो ये एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ये एक सममित है। लेकिन आप जानते हैं प्रत्येक परमाणु या प्रत्येक अणु अपनी ग्राउंड स्टेट में या अपनी आद्य अवस्था में कुछ ना कुछ ऊर्जा अवश्य रखता है, जिसे शून्य बिंदु ऊर्जा अथवा 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। फिर देखें, आपको याद होगा जब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं या ऊर्जा स्तर आरेख बनाते हैं तो वहाँ कभी भी उसको 0 पर नहीं लेते, वो 0 पर नहीं होता, वो कुछ ना कुछ ऊर्जा अपनी ग्राउंड स्टेट में या आद्य अवस्था में अवश्य रखता है। और वो आद्य अवस्था में रखी हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, उसकी 0 पॉइंट एनर्जी या शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाती है। अब समझे, इस शून्य बिंदु ऊर्जा के कारण से वो अणु या परमाणु अपने अक्ष पर कंपन करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं। और इस वाइब्रेशन के कारण से कभी कभी अचानक इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि एक अणु का धनावेश एक तरफ और ऋणावेश एक तरफ हो जाता है। यहाँ आपको स्थिति खा में दिखाई दे रही होगी। ये परमाणु एक ही तात्क्षणिक द्विध्रुव दाईं ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बाईं तरफ पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है और दाहिनी तरफ आपको इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक दिखाई दे रहा होगा। ये किस कारण से हुआ, पहले ये सममित था, ये सिमेट्रिक था, लेकिन हुआ क्या, हमने कहा कि प्रत्येक अणु अपनी आद्य अवस्था में अपनी ग्राउंड स्टेट में कुछ ना कुछ ऊर्जा अवश्य रखता है, जिसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। और उसी के कारण कंपन होने के कारण एक ऐसी स्थिति बन गई कि धनावेश एक तरफ और इलेक्ट्रॉनिक घनत्व एक तरफ हो गया। जैसे ही ये इस प्रकार का अणु, जिसको हम तात्क्षणिक द्विध्रुव या इंस्टेंटेनियस डाइपोल कर रहे हैं, वो दूसरे परमाणु बी के संपर्क में आया या दूसरे अणु बी के संपर्क में आया तो उसमें भी वो द्विध्रुव उत्पन्न कर देगा। पहले कैसे थे, दोनों सममित थे, एक में कंपन के कारण से तात्क्षणिक द्विध्रुव बना, तो दूसरा जो द्विध्रुव नहीं था उसमें भी उसने डाइपोल क्रिएट कर दिया, उसमें भी द्विध्रुव उत्पन्न कर दिया। और इस कारण से एक का नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन घनत्व दूसरे के पॉजिटिव के पास आ जाता है और इन दोनों के बीच में वांडरवाल बल उत्पन्न हो जाते हैं। ये दोनों आपस में आकर्षण बल या फिर जब दोनों समान चार्ज आएंगे तो प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। वाइस वर्सा आपको एक तीसरी स्थिति गा दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज आ गया दाहिनी ओर और इलेक्ट्रॉन घनत्व बाईं ओर हो गया है। तो इस प्रकार का इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है, तात्क्षणिक द्विध्रुव बनता है, तो वो दूसरे परमाणु बी में भी वह डाइपोल क्रिएट कर देगा। तो इसी कारण से इसको तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल भी कहते हैं। फिर सुन ले ध्यान से, तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, क्योंकि पहले ये नहीं थे, पहले ये कैसे थे, दोनों की दोनों सममित थे, लेकिन उसके बाद इनमें तात्क्षणिक द्विध्रुव बन जाने के कारण से इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाता है और वह दूसरे मॉलिक्यूल में या दूसरे परमाणु में भी क्या उत्पन्न कर देता है, वो द्विध्रुव उत्पन्न कर देता है। तो ये पहले प्रकार का हुआ इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरे प्रकार का वांडरवाल बल है द्विध्रुव द्विध्रुव बल या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसको समझने की कोशिश करें। ये उन प्रकार के अणुओं में होगा जिनमें स्टेबल डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट रहता है।
स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित रहता है। अब ये जो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण का उदाहरण आपको HCl दिखाई दे रहा है। HCl में H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। कारण आप जानते हैं, क्योंकि Cl की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो Cl की तरफ अधिक होगी और H की तरफ कम होगी। तो एक स्टेबल डाइपोल मोमेंट इसमें है। अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें स्टेबल डाइपोल मोमेंट है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के या दूसरे अणु के संपर्क में आता है, और कैसे संपर्क में आता है कि जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है वो वाला सिरा कम इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले सिरे के पास आएगा, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा, और यह वान डेर वाल बल का दूसरा प्रकार है। तीसरा है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। अब इसको समझें। देखो, इसमें एक मॉलिक्यूल या एक अणु तो ऐसा है जिसमें स्टेबल डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित है, और दूसरा वाला नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अध्रुवीय अणु है। तो होगा क्या कि जब स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु एक नॉन पोलर अणु से इंटरेक्शन करेगा, एक नॉन पोलर या अध्रुवीय अणु के संपर्क में आएगा, तो उसमें भी ध्रुवता उत्पन्न कर देगा, उसमें भी ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो नेगेटिव सिरा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, जब वो अध्रुवीय अणु के संपर्क में आया तो उसका नेगेटिव चार्ज दूर चला जाता है, और इस अध्रुवीय अणु में अब द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इसको अब प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। तो अब क्या हो गया ये, जिसमें द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। तो इस प्रकार हमने देखा वान डेर वाल 3 प्रकार के हो गए। एक जिसमें हमने सबसे पहला देखा जिसको हम प्रकीर्णन बल भी कह रहे थे, जिसको हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहा था। सेकंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, और तीसरा था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और ये अणुओं के मध्य क्या करता है, ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। मॉलिक्यूल के बीच में एक प्रकार के और बल होता है, एक प्रकार का और बंध होता है जिसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसको आप इससे पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बंध एक विशेष प्रकार के बंध की अवस्था है, अणुओं के मध्य एक विशेष प्रकार का बंध है, और उसमें शर्त यह है कि हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य जब आ जाता है, तो एक के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा और दूसरे के साथ जिस बंध के द्वारा जुड़ता है उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और यह हम ध्यान रखें कि यहाँ पर जो अधिक विद्युत ऋणी अणु हैं, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हैं, वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, और कभी कभी क्लोरीन भी होता है। तो यह द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया की एक विशेष स्थिति है। हाइड्रोजन बंध की बंध ऊर्जा 10 से 100 किलोजूल पर मोल होती है। अधिकांश जैव अणु, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना एवं गुणों के निर्धारण में हाइड्रोजन बंध महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बंध बन जाने के कारण से इनकी जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, एक लंबी संरचना है, वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर में या कुंडलित संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर के अलावा सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, और इसी प्रकार से न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बंध महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अंतर अणु बल बनाम ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, इसको भी आप गहराई से समझें। देखो, एक तो क्या हुआ कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल, जिसको हम कह रहे हैं अंतर अणुक बल, और एक है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। इसका मतलब ये हुआ, यदि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया अधिक है, यानी कि उस समय टेम्परेचर अधिक है, अणु गति अधिक कर रहे हैं, तो वो कहाँ, उनके बीच में आकर्षण बल क्षीण होंगे या दुर्बल होंगे। और यदि उनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक है, तो उनकी जो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया है या उनकी जो गति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ हम देखो 2 तरह से समझाया है। देख रहे आप, पहले वाले में आप देख रहे हैं गैस से अधिक द्रव, द्रव से अधिक ठोस। तो यहाँ कौन इफेक्टिव है, अंतर अणुक अन्योन्य क्रिया अधिक इफेक्टिव है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ आकर्षण बल अधिक है, और जैसे जैसे आकर्षण बल अधिक होते चले जाते हैं वैसे वैसे यह अवस्था गैस से द्रव और द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो सीधे सीधे शब्दों में हम कहें कि अंतर आणविक बल किस में प्रभावी होते हैं सबसे अधिक, आप कहोगे ठोस में, सबसे कम किस में, गैस में, और ये आपको स्पष्ट इससे दिखाई दे रहा है। वाइस वर्सा नीचे वाला देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊष्मीय गतिज ऊर्जा किस में सबसे अधिक होगी, गैस में, आपको दिखाई दे रही है, गैस में सबसे अधिक, ठोस में सबसे कम। ठोस के अणु लगभग विराम अवस्था में रहते हैं, उससे अधिक ऊष्मीय ऊर्जा मिलने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं, और यहाँ थोड़ी इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गैस में अणुओं की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है।
तो अंतर आणविक बल और ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया का दोनों का प्रभाव हमने देख लिया। अंतर आणविक बल अधिक होंगे तो ठोस अवस्था की ओर अधिक होगा और गैस अवस्था में ऊष्मीय ऊर्जा या गतिज ऊर्जा अधिक होती है। गैसीय अवस्था, ये कुछ गैसों के हम गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। गैसें अत्यधिक संपीड्य होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। कारण आप जानते हैं, क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अधिक होते हैं। जितना अधिक रिक्त स्थान होगा उतना ही हम उसको आसानी से दबा पाएंगे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दाब बढ़ाने पर पास पास आ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि गैसों को संपीडित करना आसान है या गैसें अत्यधिक संपीड्य होती हैं। गैसें सभी दिशाओं में समान दाब प्रेषित करती हैं। जिस कंटेनर में, जिस भी पात्र में गैस को रखा गया है, उसमें गैस के अणु पात्र की दीवार पर समान रूप से प्रहार करते हैं और पात्र की दीवार पर जब ये प्रहार करते हैं, कंटेनर की वॉल पर ये प्रहार करते हैं, तो इनमें दाब उत्पन्न होता है और ये सभी दिशाओं में समान होता है। ठोसों तथा द्रवों की तुलना में गैसों के घनत्व अत्यंत कम होते हैं। कारण आपके समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि गैस के अणु दूर दूर होते हैं। गैस के अणु दूर दूर होंगे तो उनका आयतन अधिक होगा और आयतन अधिक होगा तो घनत्व कम होगा। क्योंकि गैस अवस्था में अंतराण्विक दूरी सबसे अधिक है, अतः इनका घनत्व सबसे कम होता है। गैसों का आयतन तथा आकृति अनिश्चित होते हैं। ये पात्र का आयतन एवं आकृति अपना लेते हैं। गैसों का ना तो कोई निश्चित आयतन होता है और ना ही उनकी कोई आकृति होती है। छोटे पात्र में, कम आयतन वाले पात्र में रखेंगे, गैस उसमें आ जाएगी। यदि उसी को हम बड़े आयतन वाले पात्र में डालेंगे तो पूरे आयतन में वो गैस समाहित हो जाएगी, तो उनका आयतन निश्चित नहीं है। और इसी प्रकार के जिस प्रकार की भी आकृति के पात्र में गैस को रखा जाएगा, उसी प्रकार की वो आकृति ग्रहण कर लेती हैं। इसीलिए गैसों के ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन। गैस किसी यांत्रिक सहायता के बिना प्रत्येक अनुपात में पूर्ण मिश्रित होती हैं। ये एक और ध्यान देने बात है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि द्रव को, दो द्रवों को आपस में मिलाया जाए तो वो कंप्लीटली मिक्सिबल हो जाएं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जो लिक्विड्स हैं वो आपस में मिक्सिबल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और ठोस, इनका भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब गैसों को आपस में मिलाते हैं, किसी भी गैस को आपस में मिलाते हैं, तो वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सिबल हो जाती हैं, पूर्णतः मिश्रित हो जाती हैं। अब इन गैस से संबंधित हमें कुछ गैस के नियम हम सीखते हैं। उनमें सबसे पहले जो नियम दिया गैसों का, वो दिया बॉयल ने, बॉयल का नियम। इसे दाब आयतन संबंध भी कहते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा मोलों की संख्या का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या मतलब समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि किसी भी कंटेनर में, किसी भी पात्र में कोई गैस रखी हुई है, जैसे जैसे हम उस गैस पर दाब बढ़ाएंगे उसका आयतन कम होता चला जाएगा। दाब जितना अधिक होगा, प्रेशर जितना अधिक होगा, वॉल्यूम उतना ही कम होता चला जाएगा। प्रेशर जितना कम करेंगे, वॉल्यूम उतना बढ़ता चला जाएगा। आप अपने दिमाग में एक सिलेंडर पिस्टन को बिठाइए। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक वेटलेस, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, भारहीन, घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है। उसके अंदर कोई गैस भरी है। अब उस पिस्टन पर हम कुछ दाब डालते जाते हैं, तो जैसे जैसे हम पिस्टन पर दाब डालेंगे उसका आयतन कम होता जाएगा, यानी कि पिस्टन नीचे की ओर आता चला जाएगा। और जैसे जैसे हम दाब कम करते चले जाएंगे, पिस्टन ऊपर की ओर चलता चला जाएगा, यानी कि उसका आयतन बढ़ता चला जाएगा। तो किसी भी स्थिर ताप पर, हाँ शर्त ये कि यहाँ क्या लिखा है हमने, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। तो स्थिर ताप पर ये ताप, दाब, आयतन, ये क्या है? ये वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं, अवस्था के चर कहलाते हैं, जिनसे किसी अवस्था को व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक चर को, टेम्परेचर को तो हमने कांस्टेंट रख दिया, ताप स्थिर रख दिया, और गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, या हम कह सकते हैं P = K/V या PV बराबर स्थिरांक। V को उधर ले आए तो ये स्थिरांक हो गया। ये किस पर हुआ? स्थिर ताप पर। तो बॉयल क्या कहता है? PV बराबर स्थिरांक, अर्थात किसी भी स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मोलों की संख्या का दाब और उसके आयतन का गुणनफल सदैव स्थिर होगा। अब इसको समझे कैसे स्थिर होगा। मान लीजिए हम कहें कि 2 वायुमंडलीय तो दाब है उस पर और 2 लीटर आयतन है, तो कुल मिला के 4 हो गया। यदि हम दाब को बढ़ाकर 4 कर दें, दाब को बढ़ाकर हम क्या कर दें, 4 एटमॉस्फेयर या 4 बार कर दें, तो वॉल्यूम घटकर 1 रह जाएगा।
तो वापस से वही 4 × 1 4 हो गया। बात समझे, पहले क्या था 2 बार प्रेशर और 2 लीटर वॉल्यूम था। अब क्या किया, जैसे प्रेशर को हमने डबल किया, हमने क्या प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम घटकर आधा रह गया। तो 2 × 2 4 और 4 × 1 4। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, दाब और आयतन का गुणनफल सदैव स्थिर रहता है। यह बॉयल का नियम कहलाता है। यहाँ देखें, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक कोई भी आप ले लीजिए डायग्राम, उस ग्राफ में आप देखें जैसे 200 केल्विन पर लिया, 200 केल्विन पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। वॉल्यूम आप देखें राइट साइड में बढ़ रहा है, हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। तो स्थिर ताप हमने लिया, चाहे 200 केल्विन, 400 केल्विन अथवा 600 केल्विन पर, हमें इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा जब हम इस ग्राफ को दाब और आयतन के मध्य खींचेंगे। यह भी आप देख रहे हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर दाब और आयतन के मध्य नहीं, दाब और 1/v के बीच खींचा है। पहले तो था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, अब है प्रेशर और 1/v के बीच। तो आप देख रहे हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अलग अलग ताप पर हमें स्ट्रेट लाइन मिलती हैं। टेम्परेचर T1, T2, T3 अलग अलग हो सकते हैं। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन तथा दाब का गुणनफल सदैव स्थिर रहता है। यदि किसी गैस की निश्चित मात्रा को स्थिर ताप T पर दाब P1 तथा आयतन V1 से प्रसारित किया जाता है तथा दाब तथा एवं आयतन क्रमशः P2 और V2 हो जाते हैं। यहाँ बात समझ में आ रही है। पहला जो प्रारंभ में दाब था वो P1 और आयतन था V1। ये कह रहे हैं प्रसारित किया, प्रसारित मतलब एक्सपेंशन हुआ। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो दाब कम हो रहा होगा, तो दाब हम कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो दाब कम होकर P1 से P2 हो जाता है और आयतन बढ़कर V1 से V2 हो जाता है। और हम जानते हैं PV बराबर क्या है, कांस्टेंट। तो हमारे पास आ जाएगा P1 V1 = P2 V2। जैसे मैंने पहले कहा था आपको 2 × 2, 2 प्रेशर था, 2 उसका वॉल्यूम था, 2 लीटर वॉल्यूम, और बाद में 4 × 1। तो P1 V1 = P2 V2 हमेशा ये क्या रहेंगे, आपस में समान रहेंगे। या इसको हम कह सकते हैं P1/P2 = V2/V1। इनका आपस में इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, D = m/v। D यहाँ पर क्या है, घनत्व है, m यहाँ पर मास है, v वॉल्यूम है। बॉयल के नियम के अनुसार क्या होगा, v किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, p के। तो हमने v को हटाया और उसकी जगह क्या लिख दिया, p/k। तो D = mp/k। इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब घनत्व के समानुपाती होता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब घनत्व और दाब में लिया तो क्या आ जाएगा, ये एक दूसरे के समानुपाती हो जाते हैं। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम ताप आयतन संबंध दर्शाता है। हमने देखा था बॉयल का नियम बता रहा था दाब आयतन संबंध, ये बता रहा है ताप आयतन संबंध। यह क्या है समझे। ताप की प्रत्येक डिग्री में वृद्धि अथवा कमी से गैस की निश्चित मात्रा के आयतन में उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप के आयतन से 1/273वें भाग में वृद्धि अथवा कमी होती है। अब इसका मतलब समझो, देखो क्या है, थोड़ी सी ये कठिन भाषा आ गई, तो समझो। सीधा सा मतलब इसका ये है कि हम क्या करें, दाब को रखें स्थिर, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, जो भी हमको गैस दी गई है, गैस की निश्चित मात्रा दी गई है, उसका यदि हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, उसका हम टेम्परेचर राइज करते हैं, तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। यदि हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसके आयतन में कमी हो जाएगी। कितनी कमी हो जाएगी वो ये बता रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो कुछ भी आयतन था उसके आयतन के 1/273वें भाग में वृद्धि होती है। कब, जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और जब 1 डिग्री टेम्परेचर कम करते हैं तो उसके 1/273वें भाग में कमी आ जाती है। अब यहाँ समझे, देखो Vt = V0 + T/273.15 V0। Vt = V0 + T/273.15 V0। अब ये क्या है, Vt तो है T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम, V0 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम कितना था और उसमें कितना इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है T/273.15 V0। अब इसमें से क्या किया हमने, V0 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, V0 की जगह तो 1 आ जाएगा प्लस T/273.15। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि Vt = V0 273.15
प्लस टी अपॉन 273.15। अब ये जो 273.15 है, हमने क्या कहा कि 273.15 को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम v जब t में जोड़ देंगे तो वो tt कहलाता है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, पढ़ें इसको। 273.15 t को एक नए मापक्रम केल्विन ताप मापक्रम अथवा परम ताप कहते हैं। तो इससे पहले जहाँ हम देखो, इसकी पहली वाली स्लाइड ध्यान से देखें, यहाँ लास्ट को देखो, Vt इजकल टू V0 273.15 t अपॉन 273.15। तो ऊपर वाला तो क्या आ गया, 273.15 में t में जोड़ा था तो वो tt हो गया, और नीचे वाला t आ गया। और ये एक बजाय डिग्री सेल्सियस के, इसको हम क्या करते हैं, केल्विन स्केल में लिखते हैं। तो केल्विन स्केल में लिखने पर क्या आएगा, Vt इजकल टू V0 tt अपॉन T0। तो tt यहाँ पर क्या है, tt यहाँ पर क्या है, जो t डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। तो tt अपॉन T0, और जब हम उसको tt को इधर आपस में इनमें चेंज करेंगे तो आ जाएगा Vt अपॉन V0 इजकल टू tt अपॉन T0, या V अपॉन T इजकल टू कॉन्स्टेंट, या V इज प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब स्थिर दाब पर किसी भी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप मापक्रम में ताप को लिखते समय डिग्री के चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, इसे ताप का ऊष्मागतिक मापक्रम भी कहते हैं। यहां आप देख रहे हैं, ये आयतन और ताप में संबंध दिखा रहा है, चार्ल्स का नियम, कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आयतन बढ़ता चला जाएगा। अलग अलग दाब पर लिया है, क्योंकि दाब को स्थिर रखना है। तो पहले P1 पर, फिर P2, P3 और P4 पर हमने ग्राफ प्लॉट किया है, और उसमें हम देख रहे हैं आयतन और ताप में ये संबंध एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होते हैं। स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, और वह न्यूनतम काल्पनिक ताप जिस पर गैस शून्य आयतन घेरती है को परम शून्य कहते हैं। तो यहाँ हमें यह समझना है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273.15 केल्विन, और -273.15 डिग्री सेल्सियस का मतलब 0 केल्विन। और 0 केल्विन वह स्थिति है जहाँ पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने द्रव्य की मुख्यतः 3 प्रावस्थाओं के बारे में जाना, ठोस, द्रव, गैस, उनके अन्योन्य क्रिया, उनके वान डेर वाल बलों के बारे में जाना, और साथ में हमने गैस के नियम में बॉयल का नियम और चार्ल्स के नियम के बारे में जाना। आगे की क्लास में हम गैलुसैक का नियम, एवोगाड्रो नियम और वान डेर वाल समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, इसके बारे में विस्तार में जानेंगे। धन्यवाद।